अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी आपके चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड के क्वेश्चन आंसर्स। हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट पहला तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन है कि हम क्वेश्चन आंसर से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो हम वहीं से अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम ग्रामर और वोकैबुलरी की तरफ चलेंगे अगली वीडियोस में। तो अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर्स। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और इसके आंसर्स लिखूंगी साथ साथ। काफी आसान है ये, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है और हमें पता है कि इसमें क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, इफ ब्लड स्पर्ट्स आउट और कंटिन्यूज फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूअस प्रेशर ब्लैंक, कि अगर खून निकलने लग जाता है और उसके ऊपर दबाव डालने के बावजूद वो नहीं रुकता, तो क्या करना चाहिए? पहला है डू फर्स्ट एड, दूसरा है अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, तीसरा है सीक मेडिकल हेल्प। और हमें इस चैप्टर की पढ़ाई से ये पता चला है कि पार्ट सी हमारा सही जवाब है, क्योंकि सीकिंग मेडिकल हेल्प इज नेसेसरी, कि अगर आपका खून रुक ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया कि आप मेडिकल असिस्टेंस को के लिए एम्बुलेंस कॉल करें, डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा करते हैं, थरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्लैंक, के मुकम्मल सफाई जो है वो किस चीज का खतरा कम कर देती है? ए इंफेक्शन एंड टेटनस, बी एलर्जी, सी रैश। तो इसका आंसर है ए इंफेक्शन एंड टेटनस। कि जब आप उसको साथ ही साफ कर देंगे तो उसमें से जरासीम निकल जाएंगे और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। नंबर थ्री में वो कह रहा है, इफ अ स्लैश एंड ब्लैंक अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यानी कि अगर डैश नजर आता है आपके जख्म पे, ये चीज नजर आती है, तो आप जो दवाई उस पर लगा रहे हैं, जो ऑइंटमेंट उस पर लगा रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। ए इन्फेक्शन, बी रैश, सी एलर्जी। इसका आंसर होगा बी रैश, और वो क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसका ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि इन्फेक्शन तो रैश से आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के जो असरात होते हैं वो ये होते हैं कि आपको बुखार होने लग जाता है। रैश आपका एक सर्टेन पॉइंट पे आके नजर आने लग जाता है कि जी ये ज्यादा लाल हो गया आपका जख्म। एलर्जी जो होगी वो उसी वक्त ट्रिगर हो जाएगी कि आपने ये लगाया है और वो लाल होने लग गया है। तो रैश अगर आपके जख्म पर आए तो आप उसको फौरन उसके ऊपर से वो दवाई हटा दें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है आपकी स्किन को सूट नहीं की। नंबर 4, चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट ब्लैंक। तो वो कह रहे कि ड्रेसिंग जो है यानी जो बैंडेज है वो कितनी दफा बदलनी चाहिए? ए वीकली, बी ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार, सी डेली। और इसका आंसर है सी डेली। और नंबर 5, बैंडेड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल ब्लैंक, कि जो बैंडेड्स हैं या प्लास्टर्स हैं वो किस चीज के लिए काम आती हैं? ए वुंड, बी बर्न्स, सी फ्रैक्चर्स। क्योंकि हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा ही वुंड्स के बारे में है, जख्मों के बारे में है, बर्न्स और फ्रैक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए वुंड्स। ये आपका आंसर है। आंसर की है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट ए की। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई? कि आपको बार बार नहीं चेक करना चाहिए कि खून रुक गया है, खून बहना रुक गया है कि नहीं। क्यों? इसकी वजह ये है,
अच्छा, उन्होंने यू लिखा है तो यहाँ पर वी लिखा है. वी शुड नॉट कीप चेकिंग if the bleeding has stopped ये हमारा इसमें प्रेडिकेट आ गया. वी शुड नॉट कीप चेकिंग if the bleeding has stopped because it may damage or dislodge the clot that is forming and the bleeding may resume. यानी कि हमें नहीं चेक करना चाहिए बार बार प्रेशर उठा के खून बहना बंद हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो आपके खून का क्लॉट बन रहा होगा, जो उसपे प्लेटलेट्स उस पर जमा हो रहे होंगे कि खून बंद करने के लिए, तो अगर हम वो उठाएंगे तो हो सकता है कि वो क्लॉट हिल जाए या वो डैमेज हो जाए और जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी. ये आपका आंसर है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, why is it necessary to keep soap away from the wound? यानी कि साबुन को जख्म से दूर रखना क्यों जरूरी है, इसकी वजह क्या है? सोप can irritate the wound. So it is necessary to keep it away. यानी कि आप साफ पानी से अपना जख्म धो लें और सोप जो है वो उसको इरिटेट कर सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको हम दूर रखें कुछ केसेस में. अगला सवाल हमारे पास है, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड? के कैसे कोई एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट आपके जख्म को हील होने में, उसको सही होने में, ठीक होने में कैसे मदद करती है? तो प्रेडिकेट इसका लेते हैं, एन एंटीबायोटिक क्रीम or ointment is good in healing the wound because ये आपका आ गया प्रेडिकेट. इसके बाद हम लिखेंगे it keeps the surface, यानी कि जो आपकी जख्म की जो सरफेस है, उसकी जो सतह है, उसको वो मॉइस्ट रखती है. it keeps the surface moist and helps your body's natural healing process to speed up. यानी कि ये जो एंटीबायोटिक क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होती हैं आपकी जख्म के ऊपर, जब वो आप लगाते हैं तो वो थोड़ी सी उसको ड्राई होने से रोक देता है, उसको वो खुश्क होने से रोक देता है, जिसका मतलब है कि आपके जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो आपके जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है, वो बेहतर काम कर सकता है.
ऑइंटमेंट्स और एंटीबायोटिक क्रीम्स की मदद से। अगला सवाल करते हैं। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? यानी कि जो बैंडेजेस होते हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, अक्सर में एक मटेरियल होता है जो उसको चिपकने में मदद देता है। तो अगर आप उस मटेरियल से, उस एडहेसिव मटेरियल से ही एलर्जिक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। If you are allergic to the adhesive material used in most bandages, यानी कि हमारा ये हो जाएगा प्रेडिकेट, और इसके आगे से हम करेंगे you may use adhesive free bandages or sterile gauze held in place with paper tape यानी कि अगर आप एलर्जिक हैं, अगर आपको कोई एलर्जी है एडहेसिव मटेरियल से, तो आप वो बैंडेज यूज कर सकते हैं जिसमें एडहेसिव मटेरियल ना हो, या आप वो स्टेराइल गॉज यूज कर सकते हैं। गॉज हमें पता है कि एक स्क्वायर पीस होता है पट्टी का ही, और उस गॉज को आप पेपर टेप के साथ भी चिपका सकते हैं अपने जख्म के ऊपर, या गॉज रोल और loosely applied elastic bandage. यानी कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एलर्जिक हैं एडहेसिव मटेरियल से, तो आप क्या कर सकते हैं कि यू मे यूज एडहेसिव फ्री बैंडेजेस और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल वो जो पट्टी बगैर इसकी आती है एडहेसिव मटेरियल के, फिर उस पर आप पिन लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन के साथ उसको कर सकते हैं, और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, और वो इलास्टिक बैंडेज को आप बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, आराम से उसको, यानी इलास्टिक वो होगी जो फ्लेक्सिबल होगी बैंडेज, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? यानी कि किस वक्त आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मुलाकात एक कर लें कि आपका जो जख्म है वो खराब हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ योर wound is not healing properly, यानी कि वो ठीक से नहीं ठीक हो रहा, or you notice redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling, comma, you must see a doctor. अच्छा जी, इसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ योर वुंड इज नॉट हीलिंग प्रॉपरली, कि वो ठीक से नहीं ठीक हो पा रहा, जो इसको जितना टाइम चाहिए उससे ज़्यादा ले रहा है, और यू नोटिस एनी रेडनेस, कि अगर पहले से वो ज़्यादा लाल हो गया है,
तो खतरा है। इंक्रीजिंग पेन, अगर आपकी उसमें दर्द ज़्यादा हो रही है। ड्रेनेज का मतलब है कि उसमें से कोई मवाद निकल रहा है, यानी उसमें से कोई पस निकल रही है या कोई खून निकल रहा है। वार्मथ, अगर उस पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपका जो जख्म है वो गर्म हो रहा है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार हो रहा है, तो भी खतरे का साइन है। या उसमें स्वेलिंग शुरू हो गई है कि जी उसको तो बैठ जाना चाहिए था और इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो फूलने लग गया है, तो इसका मतलब है कि अब आप घबरा लें और डॉक्टर के पास चले जाएं। ये बस इसका सिंपल सा आंसर है। ये आपने बस लिस्ट इसकी याद करनी कि क्या क्या साइंस हैं जिस पे आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि आपकी जो फर्स्ट एड किट है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं, माय फर्स्ट एड किट should consist of the following items। अब हम इसकी एक लिस्ट बनाएंगे चीजों की जो आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट एड बुक। नंबर 2, हम लिख सकते हैं बैंड एड्स। वैसे ये आपकी एज इट इज लिस्ट बनी हुई है चैप्टर में। फिर नंबर 3 हम कर देंगे इलास्टिक बैंडेजेस। इलास्टिक बैंडेजेस। नंबर 4 में हमारे पास आ जाएगा गॉज एंड एडहेसिव टेप। ये हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों साथ ही काम करते हैं। नंबर 5 में हम लिख देंगे एंटीसेप्टिक वाइप्स, जो हमारे होते हैं अल्कोहल वाइप्स। फिर हम लिखते हैं नंबर 6, जिसमें आ जाएगा सेफ्टी पिन्स। नंबर 7, tweezers। नंबर 8, scissors। नंबर 9, latex gloves। Number 10, calamine lotion। 11, thermometer। Thermometer is very very important। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है नंबर 12, वो है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है फर्स्ट एड की चीजों की। रिपीट करते हैं, नंबर 1, फर्स्ट एड बुक। नंबर 2, बैंडेड्स। नंबर 3, इलास्टिक बैंडेजेस। नंबर 4, gauze and adhesive tape। Number 5, antiseptic wipes। Number 6, safety pins। Number 7, tweezers। Number 8, scissors। Number 9, latex gloves। Number 10, calamine lotion, जो इरिटेशन के लिए यूज होता है। Number 11, thermometer। And number 12, analgesic tablets। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर 4 फर्स्ट एड के। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको इसकी अगली एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।